हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबीएसएम जॉन। आज का जो लेक्चर होगा वो इलास्टिसिटी पर होगा और हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस पढ़ेंगे। टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। सॉरी, ये फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, इसमें भी फोर्स पर यूनिट एरिया। मान लीजिए कि ये कोई वायर है जिसका लेंथ है L, ओके, इसका लेंथ L है और इस पर कोई एक फोर्स लगाते हैं और इसको खींचते हैं नीचे तरफ, तो क्या होता है, वो DL से चेंज हो जाता है। मतलब कि थोड़ा सा खींचा जाता है, जिसका चेंज इन लेंथ है वो है DL, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, ओके। और इसी तरह टेंजेंशियल स्ट्रेस अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए कि ये ABCD कोई भी एक बॉडी है जिसमें AB जो है हमारा फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स्ड एंड है, और उसके CD पर कोई फोर्स लग रहा है, CD एंड पर फोर्स लग रहा है, F फोर्स लगता है। तो उस थोड़ा सा जब फोर्स लगने के बाद थोड़ा सा एंगल में जो चेंज होता है, चेंज इन एंगल होता है, उसी को हम लोग उस टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। उस पर जो स्ट्रेस होगा वो टेंजेंशियल स्ट्रेस। एंड जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, मान लीजिए ये कोई हमारा बॉडी है जिस पर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है, ठीक है, इस तरह से कोई फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, ओके। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, सब में फोर्स पर यूनिट एरिया ही होगा, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि हुक्स लॉ हो गया, यंग्स मॉडुलस, बक मॉडुलस, ये सब हम आपको लास्ट लेक्चर में ही बता चुके थे, बट फिर से हम आपको बताएंगे क्योंकि उसमें हम आपको ठीक से, मेरी गलती है कि हम आपको ठीक से समझा नहीं पाए थे, बट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस लेक्चर को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ। विद इन द इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो इसको अगर इधर ले आएंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो क्या होगा, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। इज द कोफिशिएंट ऑफ elasticity is depend upon the nature of material, ओके। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो हमारा नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी कि उसका नेचर कैसा है वो मटेरियल के नेचर पे ही डिपेंड करेगा हमेशा, ओके। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, एक सेकेंड, हुक्स लॉ हो गया। अब हम लोग पहले इसके बारे में समझते हैं हुक्स लॉ क्या बताया था। मान लीजिए ये जो हमारा ग्राफ है, इधर स्ट्रेन है और इधर स्ट्रेस, ओके। और मान लीजिए यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है और किसी एक पॉइंट पर जाकर टूट जाता है, तो हमारा यहाँ तक का जो पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट होगा, और टूटने से पहले यील्ड पॉइंट एंड टूटने पर ब्रेकिंग पॉइंट,
देखिए मान लीजिए कोई एक रबर है, रबर जो वो जो मिठाई का पैकेट में जो पैक किया जाता है ना, वही वाला रबर। तो मान लीजिए कि कोई एक रबर है, उसको अगर हम खींचते हैं तो क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पर आकर के वो रबर टूट जाता है। तो बस टूटने के पहले जो पॉइंट होता है वो हमारा टूटने तक का जो होता है वो इलास्टिक लिमिट कहलाता है, जब तक नहीं टूटता है। और किसी एक पॉइंट पर आकर के जब वो टूट जाता है तो ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उससे थोड़ा सा पहले यील्ड पॉइंट कहलाता है। ओके। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका जो यूनिट एंड डायमेंशन होगा, डायमेंशन एंड यूनिट क्या है, स्ट्रेस पर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का होता है m(l-1 t-2), इसका क्या होता है डायमेंशन, और स्ट्रेन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। और डायमेंशन लेस है तो ये तो कुछ नहीं होगा। सो m(l-1 t-2) ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। ओके। देन यूनिट क्या होगा, यूनिट जो होगा वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m किलोग्राम और l पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों ही होगा। ओके। यंग्स मॉडुलस। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स। ओके। सो फर्स्ट नंबर है जो मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस है, इसको y से डिनोट करते हैं। और इसका जो रेशियो होता है क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके। क्या होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ longitudinal stress and longitudinal strain. So y is equal to longitudinal stress upon longitudinal strain. ओके। अब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को आपको बताएं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का चेंज इन लेंथ अपॉन स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके। सो अगर हम dl इज इक्वल टू dl कहते हैं तो dl अपॉन l इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन यंग्स मॉडुलस फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। ओके। एरिया टू डबल द लेंथ ऑफ वायर। उसके बाद सेकंड में आता है बक मॉडुलस। क्या आता है, बोलिए, बक मॉडुलस। ये क्या होता है, देखिए, इट इज़ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, और नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस। सो के इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन dv अपॉन v। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके। मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, छोटा सा बनाते हैं सिर्फ समझाने के लिए। दिस इज़ अ अंडरस्टैंडिंग। ओके, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए इस पर कोई एक फोर्स लगा है,
ओके। फोर्स लगने के बाद इसका वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आ गया, जो dv हो गया। फोर्स लगने के पहले इसका वॉल्यूम था वो v था, फोर्स लगने के बाद इसका वॉल्यूम dv हो गया। ओके, सो इसको हम लोग इस तरह से रख सकते हैं। dv बाई v को इधर ले आएंगे तो हम लोग कर सकते हैं dv अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन k फोर्स पर यूनिट एरिया। 1 अपॉन k को हम लोग dv अपॉन v इज इक्वल टू बीटा करते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा। सो क्या होगा, ये जो हमारा वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है वो आ गया बीटा फोर्स पर यूनिट एरिया के। सो बक मॉड्यूलस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। बक मॉड्यूलस इज reciprocal of compressibility। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, dv इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू v। ये तो कांस्टेंट है, v को उधर ले गए तो हमारा इस तरह से भी होता है, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे रिजिडिटी मॉड्यूलस। इट इज़ रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शेयर। सो इसको ईटा से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं ईटा हमारे लैंग्वेज में, और ईटा होता है जो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, शेयर। सो ईटा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन थीटा। देखिए ये किस तरह से करते हैं, जैसे कि हमारा कोई एक बॉडी है, ओके, इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये ए बी सी डी, इस तरह का हमारे पास एक बॉडी है, इस पर फोर्स लग रहा है, और ए बी जो है वो हमारा फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड एंड है। तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कुछ एंगल से चेंज होगा, और यही हमारा टेंजेंट जो डी डैश और सी डैश हो जाएगा। ये थोड़ा आगे आ जाएगा और ये भी थोड़ा आगे आ जाएगा, और ए भी वहीं पर रहेगा। सो ये थीटा एंगल से जो चेंज हुआ यही हमारा रिजिडिटी मॉड्यूलस कहलाता है। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना फोर्स लगा, हाँ, और जिस एंगल में चेंज हुआ वही हमारा रिजिडिटी मॉड्यूलस कहलाता है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइसन रेशियो। फोर्थ में आता है क्या, it is ratio of lateral strain and longitudinal strain, और इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जो है ये हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है lateral strain अपॉन longitudinal strain। सो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन डी और डी एल अपॉन एल। ये तो डी एल अपॉन एल होता है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई एक बॉडी है सिलेंडर टाइप का, जिसका लेंथ एल है, और
इस पर हम लोग फोर्स लगा करके, जिस तरह सोने को पतला कर दिया जाता है पीट करके, उसी तरह इसको हम लोग लंबाई में बढ़ा दिए और इसका चौड़ाई जो है वो घटा दिए। यानी कि इसका जो डायमीटर था पहले d था और बाद में क्या हो गया, बाद में ओनली फॉर स्मॉल dt हो गया। ओके, और इसका पहले का जो लेंथ था वो l था और बाद में इतना पतला कर दिए तो थोड़ा सा लंबाई बढ़ गया और ये हमारा जो लेंथ है वो dl है। तो dt अपॉन d, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये सिग्मा हो गया। इस तरह से हम लोग, और सिग्मा जो होता है यानी कि पॉइसन रेशियो हमारा यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है।